नमस्कार। आज की हमारी कहानी है माता पिता के धन पर बेटों और बहू का कब्जा। प्रिय दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, धरती पर ईश्वर की तलाश है, मालिक तेरा बंदा कितना निराश है। क्यों खोजता है संसार ईश्वर को, जबकि तेरे दूसरे रूप में माँ बाप उसके साथ हैं। हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। जो बच्चे धन दौलत के चाह में अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, उनसे बड़ा अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं। वो खुद माता पिता रूपी परमात्मा को ठुकरा रहे हैं। रवि अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी पत्नी रीता को आवाज़ लगाई और कहा, रीता, मुझे लेट हो रहा है, तुम जल्दी से मेरा टिफ़िन तैयार कर दो। अब इतना सुनते ही रीता जोर जोर से किचन के सारे बर्तनों को पटकने फोड़ने लगती है। अब इस पर रवि को भी गुस्सा आ जाता है। उसने कहा, अगर जो बात कहनी है साफ साफ क्यों नहीं कहती? यूं बर्तनों को फोड़ने पटकने से क्या मिलेगा? तब रीता ने कहा, मैं कितने दिन से आपसे कह रही हूँ कि अपने माँ और बाबूजी को घर और खेत बेचने के लिए राजी करो, लेकिन तुम हो कि सुनते नहीं। तुम्हारी कमाई में तो जैसे आग लगी है। तुम्हारी जो हर महीने सैलरी मिलती है, उसमें से आधा पैसा तो मकान के किराए में ही चला जाता है, और ऊपर से बच्चों का फीस, शहर का खर्चा। मैं आखिर करूं तो करूं क्या? अब इस पर रवि भी गुस्सा हो जाता है। उसने कहा, मैं कुछ न कुछ तो कर ही रहा हूं ना। क्या करूं? अपनी किडनी बेच दूं? अरे तुम्हें किडनी बेचने के लिए कौन कह रहा है? बस यही तो कह रही हूँ। तुम अपने माँ और बाबूजी को खेत और खलिहान बेचने के लिए राजी कर लो। क्या करेंगे उस पुराने घर का और उस खेत का, जब बेटे बहू ही सुखी से नहीं रहेंगे? अपने तो वो गांव में मज़े से रह रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और यहाँ पर बहू बेटे एड़ियाँ घिस रहे हैं। आखिर मैं माँ बाबूजी से क्या कहूँ कि आप अपना घर बेच दीजिए और अपने खेत को बेचकर सारा पैसा मुझे दे दीजिए, ताकि मैं शहर में अच्छा सा घर खरीद लूं, मुझे किराए के मकान में रहना ना पड़े। रीता, वो मेरे माता पिता का पुश्तैनी घर है। मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं उनसे उनका खेत बेचने के लिए कहूँ। मेरी सैलरी से घर का खर्च पूरा नहीं होता, और तुम भी तो बिल्कुल भी बचत करना नहीं जानती। फालतू पैसा खर्च करती रहती हो। उनका देखा देखी करके तुम अपने लिए नए नए साड़ियाँ, नए नए गहने बनवाती हो, और ऊपर से मैंने कहा था इतना महंगा किराए का घर लेने का क्या ज़रूरत है? कुछ सस्ते घर भी तो मिल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं माना। अपने स्टेटस के चक्कर में तुमने ज़बरदस्ती करके इतना महंगा घर किराए पर ले लिया। पैसों की तंगी हो रही है तो सारा का सारा दोष मुझे दे रही हो। तुम्हारी भी तो गलती है, तुम्हें कुछ बचत करना चाहिए। जब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही है तो तुम मेरे माँ बाबूजी को बीच में ला रही हो, उनका खेत बेचने के लिए कह रही हो। अब इस पर रीता बुरी तरह से भड़क जाती है और कहती है, जब शादी करने आए थे तब नहीं दिखा कि मैं कैसे खानदान से हूँ, मेरा स्टेटस क्या है? मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरे पिता की दोस्ती तुम्हारे पिता से थी, जिसके वजह से मेरी शादी तुमसे हो गई। और मैं 4 साड़ियाँ क्या खरीद लेती हूँ कि तुम्हारे आंखों में लगने लगता है? अरे पत्नी हो तुम्हारी तो खर्च करने का अधिकार बनता है मेरा। इसी तरीके का झगड़ा रोज रवि और रीता के बीच में हुआ करती थी। रोज रोज के झगड़े से रवि बहुत ही तंग आ गया था। अब उसे भी अपनी पत्नी रीता की बातें ठीक लगने लगी थी। अगर हमें शांति से रहना है तो माँ बाबूजी से बात करनी होगी। एक दिन तो रीता ने रवि को धमका तक दिया, बीवी बच्चों और माँ बाप में से किसी एक को चुनो। अगर तुमने अपने माता पिता को चुना तो मैं तुम्हें तलाक देकर अपने मायके चली जाऊंगी और तुम पर केस कर दूंगी। हर महीने देते रहना मेंटेनेंस, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। इस रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर रवि ने फैसला कर लिया, अगर हमें सुखी रहना है तो मुझे माँ पिता से बात करनी होगी, नहीं तो मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा। एक दिन रवि अपनी पत्नी रीता से कहता है, रीता, चलो तुम्हारी मन की किए देता हूँ।
मैंने भी अब सोच लिया है, इस तरह से लड़ने और झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण बच्चों की 15 दिनों के लिए छुट्टी हो गई है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 10 दिनों के लिए माँ और पिताजी के पास चलते हैं, गांव चलते हैं, और वहीं पर जाकर समय मिलने पर मैं खेत और घर को बेचने की बात करूंगा। अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर जैसे रीता की तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी। मन ही मन बहुत खुश होती है और वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन रीता और उसके पति रवि अपने दोनों बच्चों को तैयार करते हैं और अपने घर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। 4 साल के बाद रवि और उसकी पत्नी रीता अपने दोनों बच्चों के साथ घर आए थे। अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने देखकर रमेश जी और गायत्री जी बड़े ही खुश होते हैं। गायत्री जी तो जैसे फूले नहीं समा रही थी। अपने बेटे को अपने सामने देखकर जल्दी से रसोई में जाती हैं और उनके लिए उनके मनपसंद का नाश्ता तैयार करती हैं। तब तक रीता भी अपने सास के पास रसोई में आ गई और कहने लगी, माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए आप रसोई में काम करेंगी? आप बैठिए और मैं नाश्ता बनाती हूँ। गायत्री जी ने कहा, बहू, इतनी लंबी सफ़र करके आई हो, थक गई हो, आराम कर लो, नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन कहाँ की बात, रीता के मन में तो कुछ और चल रहा था। उसने अपने सास को एक काम करने नहीं दिया और जल्दी से सारे नाश्ते को बना दिया। आते ही बहू और बेटों का इतना प्रेम देखकर रमेश जी और गायत्री जी को बड़ी ही खुशी होती है। वो तो फूले ही नहीं समा रहे थे। वो आपस में यही कह रहे थे कि मैंने तो सोचा था कि रवि शहर में जाकर शहर का ही होकर रह जाएगा, हमारे दिए गए संस्कारों को भूल जाएगा, लेकिन नहीं, हमारे बच्चे तो हमारे दिए गए संस्कार को अपनाए हुए हैं। अब इसी तरीके से रवि अपने माँ और पिताजी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता, हर काम में उनकी मदद करता, उनकी सेवा करता। अपने पिता के साथ रोज खेत पर जाया करता, खेत का काम मिलजुल कर करवाया करता। सारे मजदूरों को वो खुद खोज कर लाता और खेत के कामों में लगाता। और उधर रीता अपने सास का तो इतना सेवा करती जैसे बहू कम बेटी हो। सारा दिन माँ जी करके आगे पीछे घूमा करती, नए नए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती। रोज़ सुबह शाम अपने सासू माँ को तेल लगाती, उनके पैर दबाती, उनके बालों को बांधती, चोटी करती। बड़े ही जी जान से अपने सास की सेवा कर रही थी और मीठी मीठी बातों में फुसलाकर अपने सास से गहनों रुपयों पैसों की जानकारी ले रही थी। गायत्री जी के छोटे छोटे नाती पोते भी दादी दादी कह के उनके आगे पीछे उछल कूद किया करते। इससे सुखद और क्या हो सकता है? गायत्री जी मन ही मन सोचने लगती हैं, इतने कष्टों से हमने रवि को पाला पोसा, आज हमें उसका फल मिल रहा है। हम लोग तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे कि शहर में जाकर रवि बदल गया होगा। अमीर खानदान की बहू से शादी हुई है, बहू भी घमंडी होगी, पैसों के मोह में वो हमें कुछ नहीं समझेगी। लेकिन हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, अपने माँ पिता से भी बढ़कर मेरी सेवा करती है, हम दोनों पति पत्नी का इतना सम्मान करती है। रवि और रीता का व्यवहार देखकर आसपास के लोग भी रमेश जी से कहते हैं, रमेश जी, आपका तो बेटा बड़ा ही संस्कारी है, शहर में जाकर संस्कार को नहीं भूला, बड़े खुश नसीब है आप लोग। इतना सुनते ही रमेश जी की छाती चौड़ी हो जाती और सर गर्व से ऊंचा हो जाता। पूरे गांव में सीना तान कर चलते फिरते अपने बहू बेटों का इतना प्रेम वात्सल्य देखकर अब रमेश जी और गायत्री जी के मन में भी अपने बहू बेटों के साथ रहने की इच्छा जागृत होने लगती है। वो भी अपने बहू और बेटों के साथ जाकर रहना चाहते थे। यही सोचते हुए एक दिन रमेश जी ने अपने बेटे से पूछा, रवि, शहर में कितने रूम का घर तुमने किराए पर लिया है? रवि ने कहा, कहाँ पिताजी, 2 ही कमरे हैं, एक कमरे में तो हमने किचन बना रखा है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो वो छत पर या फिर बालकनी में बैठकर पढ़ाई करते हैं। मेरी आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है। बच्चों की फीस, शहर का खर्चा
पूरे महीने की तनख्वाह इन्हीं सब चीज़ों में खर्च हो जाती है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा पाता। अपने बेटे की यह उदास भरी बातें सुनकर रमेश जी को बुरा लगता है। उन्होंने कहा, तब तो बेटा बहुत दिक्कत होता होगा। अरे अरे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम गांव के घर को बेच देते हैं और उस बेचे हुए पैसे से शहर में एक अच्छा सा खुद का घर खरीद लेते हैं, तो कैसा रहेगा। अब जो बात रवि खुद कहना चाहता था अपने पिता से, उसके पिता ने खुद ब खुद उसकी मन की बात कह दी। अब यह सुनने के बाद रवि और रीता बड़े ही खुश हो जाते हैं, जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। जब 10 दिनों में तुमने मुझे इतना सुख दिया तो मेरा आगे का बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। बेटे, हम दोनों तुम्हारे साथ ही चलकर शहर में रहेंगे। अब मुझे भी इच्छा होने लगी है कि मैं अपने बेटे और बहू के साथ, अपने नाती पोतों के साथ रहूं। इतने में गायत्री जी भी बोल पड़ती हैं कि अजी, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी कितने दिनों से सोच रही थी अपने बहू बेटों के साथ में रहने के लिए, लेकिन आपके डर से मैं कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अब आप ज़्यादा देर मत करिए, जल्दी से जल्दी हमें अपने बहू बेटों के साथ रहना है। इसके लिए कुछ करिए। अंत में जाकर निर्णय यही लिया जाता है कि इस घर को बेचकर वो शहर में जाकर नया घर खरीद कर रहेंगे। तब रवि ने कहा, पिताजी, मैं ये सोच रहा था कि शहर में जाने के बाद यहाँ के खेतों को कौन संभालेगा, कौन देख रेख करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम खेत को भी बेच देते हैं और कुछ पैसे सेविंग करके रख देते हैं और उन पैसों से छोटा सा कारोबार शुरू कर देते हैं। रमेश जी बोले, बेटा, मेरे हिसाब से यह जमीन बेचना नहीं चाहिए। मुसीबत में और बुरे समय में यह जमीन हमें काम देगा। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। मेरा तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो तुम कहते हो तो एक बार इस बारे में जरूर सोचूंगा। अब यही फैसला करने के बाद रमेश जी अपने गांव के ही एक बहुत घनिष्ठ मित्र मनोहर जी के पास जाते हैं और कहते हैं, मनोहर, मैं ये सोच रहा था कि अपने जमीन और घर को बेचकर अपने बहू बेटों के साथ शहर चला जाऊं, वहीं पर एक अच्छा सा घर लेकर छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करूं, तो कैसा रहेगा। तब रमेश जी के मित्र मनोहर जी ने कहा, रमेश, आखिर माँ बाप धन दौलत किसके लिए बनाते हैं? बच्चों के लिए ही। तो घर और खेत को बेचने में कोई बुराई नहीं, जाकर बच्चों के साथ रहो, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन मित्र, आजकल तुम टीवी और अखबार में देख रहे हो, मोबाइल में यह देखने और सुनने को मिलता है कि बेटों ने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम भेज दिया, कहीं सड़क पर छोड़ दिया, तीर्थ घुमाने के लिए ले गए और वहीं पर छोड़ दिए। इतनी सारी खबरें सुनने को मिलती हैं। तो मेरा राय यही है कि कुछ चीज़ें बचा के रखो। सारी की सारी दौलत अपने बेटे को मत दे दो, क्योंकि तुम आज पूरा सब कुछ बेच दोगे तो आगे चलकर कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अपने लिए भी कुछ सेविंग करके रखो। बहू बेटों के साथ रहना कोई गलत बात नहीं है, तो उन्हीं के लिए तो माँ बाप ने कमाया है। सब कुछ सोचने और समझने के बाद रमेश जी और गायत्री जी ने अपने गांव का पुश्तैनी घर और सारी जमीनें बेच दी। अपने बहू और बेटे के साथ दिल्ली शहर चले आते हैं और वहीं पर अपना खुद का एक घर खरीद कर रहने लगते हैं। इसी तरीके से कुछ समय तो ठीक चलता है। बहू रीता का व्यवहार भी ठीक रहता है, बेटा भी उसी तरीके से माँ बाप से अच्छे से बोलता है, बतियाता है, सेवा करता है, अपने काम पर जाता है। लेकिन धीरे धीरे बहू के रवैये में बदलाव आने लगा। रीता आए दिन अपने सखियों के साथ शॉपिंग करना, घूमना फिरना, किटी पार्टी में जाना, फालतू के पैसे खर्च करने लगती है और अपने पीछे अपने सास को पूरे घर का काम करने के लिए छोड़ दिया करती। अब बेचारी गायत्री जी बच्चों के लिए सुबह टिफिन तैयार करती, सुबह का नाश्ता बनाती, रात का खाना बनाती, दिन भर घर का काम करती रहती और रीता अपने मेकअप फैशन में व्यस्त रहती। यह सारी चीज़ें देखकर रमेश जी को बहुत बुरा लगता है और उन्होंने अपने बहू से कहा, बहू, तुम्हारी सास
दिन भर काम करते करते थक जाती है और तुम हो कि घूमने फिरने में अपना समय नष्ट करती हो और ऊपर से फिजूल खर्च करती हो। आए दिन बैंक में जाकर पैसे निकालती रहती हो। अरे कुछ मदद अपनी सास की कर दिया करो, बेचारी बूढ़ी हो गई है। अब पहले जैसी ताकत नहीं बची कि दिन भर काम करते फिरे। जीवन भर उसने काम किया, अब तो आराम करे। इस पर रीता ने तुरंत बेशर्मी से अपने ससुर को जवाब दिया, क्या आप लोग यहाँ बैठे बैठे रोटियाँ तोड़ने के लिए आए हैं? अगर इस घर में रहना चाहते हैं तो काम तो करना होगा। मेरी मर्जी, मैं जैसे मन वैसे रहूं। बेशर्मी भरा जवाब सुनकर रमेश जी चुप हो जाते हैं और कह भी क्या सकते हैं। बहसी से बात करना अपने सर को ही पीटने जैसा है। इधर रवि भी अपने पिता से कटने लगता है, अपने बीवी और बच्चों में व्यस्त रहने लगता है। अब गायत्री जी और रमेश जी अकेले हो जाते हैं। बेचारे बुढ़ापे में इतना काम करते करते थक जाते थे। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से गायत्री जी की तबीयत खराब हो जाती है। रमेश जी ने अपने बेटे रवि से कहा, रवि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। अब वह बहुत कमज़ोर हो चुकी है, उससे बुढ़ापे में काम नहीं किया जाता। क्यों ना हम एक नौकरानी रख लें? अपने पिता की बात सुनते ही रवि ने कहा, पिताजी, बाकी के पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। नौकरानी को देने के लिए तनख्वाह कहाँ से आएगी? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। और हाँ, रही बात घर के काम की, तो वो रीता और माँ संभाल लेंगे। नौकरानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब रमेश जी पूरी तरीके से समझ चुके थे कि गांव में आकर जो व्यवहार हमारे साथ बहू बेटे कर रहे थे, जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इतना सेवा कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? दरअसल उनका असली रूप तो यह है। ये है उनका असली रूप। उन्होंने हमारी संपत्ति सब बेचने के लिए, हड़पने के लिए हमारे साथ झूठा नाटक किया, हमारी सेवा की। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और गर्मी का समय आ जाता है। रवि के बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तब रवि और रीता अपने बच्चों को फटाफट तैयार करते हैं और खुद भी तैयार होकर बैग पैक करके घर से बाहर निकलने लगते हैं। बच्चों को जाता देख गायत्री जी का मन उदास होने लगता है और वो अपने बेटे रवि से कहती हैं, रवि, मैंने खाना बना दिया है, खाकर तो जाते। और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तब रवि ने कहा, माँ, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो हमने सोचा कहीं बाहर घूम आते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, घूमकर जल्दी ही चले आएंगे। इस पर रमेश जी बोल पड़े, तुम्हारी माँ को दवाई करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, आज घूमने के लिए और बहू को गिफ्ट में सोने का हार देने के लिए पैसे हो गए, लेकिन माँ के दवाई के लिए पैसे नहीं थे, नौकरानी रखने के लिए पैसे नहीं थे। अभी रमेश जी की बात पूरी हुई ही नहीं थी कि रीता बीच में कूद पड़ी, पिताजी, अब हम लोग का खुशी से रहना आपको देखा नहीं जाता? अपने ही बच्चों को नज़र लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बहू बेटों का इतना कठोर शब्द सुनने के बाद रमेश जी क्या बोलते हैं, वो भी चुप हो गए। अब रीता और रवि बच्चों को लेकर गाड़ी में आ जाते हैं और गाड़ी में सारा सामान रखने लगते हैं। तभी रवि का मोबाइल उसके कमरे में ही छूट गया। उसने कहा, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। वह अपने कमरे में अंदर मोबाइल लेने के लिए गया। तब गायत्री जी ने देखा बेटे और बहू बिना खाए पिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा खाना पैक कर देती हूँ। बेचारे नन्हे नन्हे बच्चे भूखे पेट कब तक रहेंगे? यह सोचकर गायत्री जी ने टिफिन में खाना पैक करके रमेश जी को दिया और कहा, इस टिफिन को बहू को देकर आओ। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, कब तक भूखे रहेंगे? घर से निकलने से पहले थोड़ा तो कुछ खा लेना चाहिए था। चलो नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, रास्ते में ही खा लेंगे। इस पर रमेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, और जिस बहू को तुम खाना भिजवा रही हो उस बहू ने अपने बाप समान ससुर को कितनी बेशर्मी से जवाब दिया, ये तुमने नहीं देखा? मेरा तो मन नहीं करता उनको खाना टिफिन देने का। अगर तुम्हें देना है तो जाकर तुम ही दो। वैसे भी वो भूखे नहीं रहने वाले, रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेंगे। जब वो घूमने के लिए जा रहे हैं
तो खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे क्या उनके पास? लेकिन फिर भी, ना चाहते हुए भी, रमेश जी उस टिफिन को लेकर अपने बेटे को देने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचते हैं, वो ठिठक जाते हैं। सामने से रवि फोन पर अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है। अरे यार, क्या करूं? मेरे घर में आए दिन कलह हो रहा है। रीता माँ बाबूजी को लेकर बड़ी ही परेशान है। वो कहती है कि अपने माँ बाबूजी को अनाथ आश्रम छोड़ दो। अब धीरे धीरे उनसे काम नहीं हो रहा। उनके दवाई में फिजूल के खर्चे होंगे। वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए कह रही थी। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वृद्धा आश्रम में छोड़ दूं। उधर से उसके दोस्त की आवाजें आती हैं। कहता है, अरे तुम चिंता ना करो, वृद्धा आश्रम में अच्छी व्यवस्था होती है, वहां पर वो दोनों खुश रहेंगे। तुम चिंता ना करो, भाभी से मेरी बात हो गई है। मैं सारी चीजें पता लगा कर सब व्यवस्था करके तुम्हें फोन कर कर बताता हूँ। पहले तुम अपने वीकेंड से वापस लौट कर आओ, उसके बाद। रवि ने कहा, ठीक है यार, तुम सारी व्यवस्था कर दो। वीकेंड से वापस आने के बाद इस बारे में सोचूंगा माँ और बाबूजी का क्या करना है। अपने बेटे की यह बात सुनकर रमेश जी जैसे जम ही गए। उन्होंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके बहू और बेटे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उनके बहू बेटे उनके पैसों को हथिया कर उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ेंगे। जब बेटा फोन से बातें करके कमरे से बाहर निकलता है, रमेश जी ने उसे टिफिन थमाते हुए कहा, बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए टिफिन बनाया है, अच्छे से खा लेना और वापस आने के बाद सारी बातें इत्मीनान से बैठकर की जाएंगी। अब रवि को अपने पिता की बातें समझ में नहीं आती और कहता है, पिताजी क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, और सामने से हटिए, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। अब रवि उस टिफिन को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चला जाता है। रमेश जी के मन में तो वो सारी चीजें गूंज रही थी और निढाल आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। गायत्री जी अपने पति को इतने उदास देखती हैं तो कहती हैं, अरे बेटे और बहू कुछ ही दिनों के लिए तो बाहर गए हैं, वापस आ जाएंगे, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। इस पर रमेश जी तुरंत अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हारे आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई है, तुम कुछ साफ साफ देख नहीं पा रही हो। जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ना, उसे सुनकर तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। अब इस पर गायत्री जी को कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कहा, क्या बात है, बताइए तो सही। तुम्हें पता भी है, बहू और बेटे जो बाहर घूमने गए हैं, जब घूम कर आएंगे ना, तो हम लोगों को वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगे। ये सब उन सब की चाल थी। वो तो सिर्फ हमारी सेवा इसलिए कर रहे थे ताकि वो हमारा खेत और घर हथिया सकें, उसको बेचकर शहर में ऐशो आराम से रह सकें, अपना खुद का घर खरीद सकें। उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है, उन्होंने तो दुश्मनों से बढ़कर हमारे साथ किया है। यह सुनने के बाद गायत्री जी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। वो तुरंत सर पकड़कर जमीन पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं, अपने परवरिश को कोसने लगी। तब रमेश जी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, भाग्यवान, तुम चुप हो जाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे जो मैं करूँगा, तुम देखना क्या करता हूँ। एक हफ्ते बाद रवि और रवि की पत्नी रीता अपनी छुट्टियां मनाकर बच्चों के साथ वापस घर आते हैं। जैसे ही घर आते हैं, घर का दरवाजा खोलते ही 4-5 लड़कियों को अपने बालकनी और घर में टहलते हुए देखते हैं तो रीता बड़ा परेशान होती है। कहती है कि अरे रवि, ये देखो घर में ये लड़कियां कैसी। रवि भी यह देखकर चौंक जाता है। उसने उन लड़कियों में से एक लड़की से पूछा कि आप लोग मेरे घर में कहाँ से और मेरे घर में क्या कर रही हैं? किसी ने आपको रोका नहीं? और माँ बाबूजी कहाँ हैं? तब उस लड़की ने कहा, भैया, हम लोग यहाँ पर किराए पर रहने आए हैं। पास में ही हम लोग का कॉलेज है। दादाजी ने यहाँ का रूम हमें किराए पर चढ़ा दिया है। यह सुनते ही रीता और रवि आग बबूला हो जाते हैं और अपने पिता को जोर जोर से पुकारने लगते हैं। घर के अंदर से रमेश जी आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? इतने में रीता बोल पड़ी कि बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती? हमसे बिना पूछे आपने घर को किराए पर चढ़ा दिया।
आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? रमेश जी ने तुरंत जवाब दिया, बहू, पहले तो तुम तमीज से बात करो, और जो ये घर घर कर रखी हो ना, ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है। रवि ने कहा, अरे अरे ऐसे कैसे? यह घर तो मेरे नाम है, और आज आप लोगों ने जो हरकत की है ना, इसके लिए मैं अभी के अभी आप लोगों को इस घर से धक्के मार कर निकालूंगा और वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ दूंगा। रमेश जी तुरंत बोले, अरे तुम क्या मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ोगे? निकलोगे तो तुम लोग इस घर से। रीता ने कहा, बाबूजी आप भूल रहे हैं, यह घर हमारा है, हमने खरीदा है। हंसते हुए रमेश जी ने कहा कि बहू, तुम शायद भूल रही हो, जब यह घर खरीदा जा रहा था तो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, टैक्स बचाने के चक्कर में महिला सीनियर सिटीजन के नाम पर रजिस्ट्री करवाई गई थी। वो तुम्हारी माँ के नाम है। ये घर तुम्हारे माँ के नाम खरीदा गया है। अपने पिता की बातें सुनकर दोनों बहू बेटे हक्के बक्के रह जाते हैं। अंदर से गायत्री जी भी निकल आती हैं और कहती हैं, और तुरंत रवि को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहती हैं, अरे तुझ जैसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। अपना भलाई चाहते हो तो अपना पूरा बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चल पड़ो। तुम जैसे नालायक बेटे की हमें कोई जरूरत नहीं है। रही बात हमारे नाती पोतों की, तो यह घर उनके वयस्क होने पर उन्हें मिल जाएगा। जिस तरह से किराए का रूम लेकर रह रहे थे, उसी तरह से किराए का रूम लेकर रहो। अपना सब कुछ बेच बाच कर हम लोग तुम्हारे भरोसे यहाँ आ गए, और नालायक कहीं के अपनी पत्नी के मुंह में आकर अपने माँ बाप को धमकी दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज पहली बार गायत्री जी ने अपने बेटे पर हाथ उठाया था। स्टोर रूम में तुम्हारा सारा सामान पड़ा है, और जाओ उठाकर यहाँ से चलते बनो। अब रीता और रवि अपने बच्चों सहित अपने सारे सामान को लेकर वहां से चले गए। जो बेटे कल तक अपने माँ बाप को उनके जायदाद से, उनके घर से बेदखल करना चाहते थे, आज वही बेटे उस घर को छोड़कर जा रहे थे। जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने अपने माता पिता से किया, वैसा ही उन्हें मिला। प्रिय दोस्तों, रमेश जी और गायत्री जी ने उनके साथ जो किया वो ठीक था या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।